है क्या? हो गया 2 बजे। ओके, तो चलते अपने टॉपिक पे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास एल्केन हमारा कंप्लीट हो चुका था बेटा। अब जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो है हमारे पास एल्कीन, राइट। रिकॉर्डिंग अलाउ कर लो, हो चुकी है, ठीक है, ओके राइट। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जैसे आपको कल मैंने एल्केन्स कंप्लीट करवाया था, तो आज अपना टारगेट होगा भी आज हम लोगों ने एल्कीन और एल्काइंस को कंप्लीट करना है। तो बहुत ही सिंपल से बातें हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेपरेशन एल्कीन। एल्कीन की सबसे पहले बात करेंगे प्रेपरेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। प्रेपरेशंस में ये होगा भी, अगर हम लोगों ने, इसका मतलब ये होगा भी एल्कीन्स हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जो हम लोगों ने यहाँ तक करना है इस +1 के अंदर, जो हम लोगों ने प्रेपरेशंस देखनी है बेटा एल्कीन की, तो फर्स्ट प्रेपरेशन हमारे पास आती है फ्रॉम एल्काइंस। फर्स्ट प्रेपरेशन इज फ्रॉम एल्काइन। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एल्काइंस क्या होता है डियर, आपको पता होगा भी। अगर मेरे पास मान लो कोई भी इथाइन है, इथाइन क्या मान लो, इथाइन में मेरे पास मान लो प्रोपाइन है। प्रोपाइन में अगर मैं H2 का एडिशन कर देता हूँ, तो आपको मैंने कल क्या बताया था कि अगर आप H2 को ऐड करोगे तो 2 मोल ऑफ H2 के ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पे आप लोग 2 बार एडिशंस कर दोगे ना, एक बार एडिशंस करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड में दोबारा एडिशंस करेंगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने पास जो प्रोपाइन है वो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चाहते क्या है, ये तो एल्केन बन गया, हम तो एल्कीन बनाना चाहते हैं। तो एल्कीन बनाने के लिए ना बेटा मेरे को पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। ऊपर वाला तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया, ठीक है। अब मेरे को पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या, लिमिटेड सप्लाई में हाइड्रोजन डालना पड़ेगा। तो ये जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेटा जी, वेरी आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन के अंदर हम लोग 2 रिएक्शंस को कैरिड आउट करते हैं। एक तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लिंडलार कैटलिस्ट को, ठीक है, लिंडलार कैटलिस्ट। और दूसरा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बिर्च रिडक्शन। ये 2 रिएक्शन ऐसी हैं जिनके थ्रू हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है। अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट की बात करूँ, लिंडलार कैटलिस्ट में क्या होता है, मान लो आपके पास कोई भी नॉन टर्मिनल एल्काइन है। ये हमारे पास नॉन टर्मिनल एल्काइन था। इसमें अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ, मैं लिंडलार कैटलिस्ट की बात कर रहा हूँ। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, जब प्लेटिनम विद बेरियम सल्फेट के साथ यूज किया जाता है, साथ में यहाँ पे सल्फर और क्यूनोलिन को यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप क्या करते हो एल्काइंस के अंदर हाइड्रोजन को डालते हो, किसकी प्रेजेंस में, लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। लिंडलार कैटलिस्ट में हम लोग प्लेटिनम के साथ बेरियम सल्फेट तो यूज करते हैं, साथ में सल्फर और क्यूनोलिन भी यूज कर लेते हैं। तो ये जो सल्फर और क्यूनोलिन होता है ना, इनकी हेल्प से पता क्या होता है, इनकी हेल्प से ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये ये क्या कर पाता है, ट्रिपल बॉन्ड में जब हाइड्रोजन का एडिशन हो पाता है तो ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो पाता है। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो हमेशा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और कौन सा एल्कीन बनेगा, सिस एल्कीन बनता है इससे। मतलब जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे होता है, तो कौन सा एल्कीन प्रोड्यूस हो जाता है, सिस एल्कीन बनता है। तो ये जो सल्फर और क्यूनोलिन होते हैं ना, इनको इनको बोला था, इनका पॉइजनस सेक्शन है। पॉइजनस सेक्शन, पॉइजनस सेक्शंस का मतलब है बी, क्यों, बिकॉज स्टॉप रिएक्शन अप टू एल्कीन, अप टू एल्कीन। ये रिएक्शंस को एल्कीन तक रोक देते हैं, मतलब एल्कीन को फर्दर एल्केन में कन्वर्ट नहीं होने देते, ठीक है, राइट डियर, मेरी बात समझ आई। अदरवाइज अगर आप सीधा H2 डालोगे, वो तो सीधा जाके एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अपन ने क्या करना है, अपन ने रिएक्शंस को कहाँ तक रोकना है बेटा जी, एल्कीन तक रोकना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना पड़ेगा, स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेगी। तो बेटा अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट यूज करता हूँ तो क्या बन जाता है, सिस एल्केन बन जाता है। हाँ, अगर आपके पास मान लो नॉन टर्मिनल एल्काइन है और इसके अंदर हम लोग बिर्च रिडक्शंस करते हैं बेटा जी, बिर्च रिडक्शन में हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे बिर्च रिडक्शंस को कैरिड आउट करते हैं, तो बिर्च रिडक्शन में हम लोग जैसे मान लो सोडियम विद लिक्विड अमोनिया को यूज कर लेते हैं। सोडियम को यूज करूंगा लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। तो अगर बिर्च रिडक्शन हो रही होती है तो बिर्च रिडक्शन में क्या होता है, ट्रांस एल्कीन हमारे पास बन जाता है।
ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और जो एल्कीन बनता है वो हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनता है। मतलब डबल बॉन्ड में जो सेम ग्रुप लगे होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास ट्रांस बनता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं लिंडलार कैटलिस्ट यूज करूंगा तब तो मैं सिस वाला बनाऊंगा, और अगर मैं बिर्च रिडक्शन यूज करूंगा तब जो मेरे पास एल्कीन बनता है वो मेरे पास ट्रांस एल्कीन बनता है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा बेटा जी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो हम लोगों ने एल्काइन से एल्कीन बना लिया, किसके द्वारा? बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन के थ्रू। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड है हमारे पास फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल एल्काइल हैलाइड्स। अब हमने एल्काइल हैलाइड से बनाना है, आपको कल भी बताया था एल्काइल हैलाइड से हम लोगों ने एल्केन भी बनाया था। अब हमने एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाना है, और एल्काइल एल्काइल हैलाइड से जो एल्कीन बनता है वो बाय बीटा एलिमिनेशन हमारे पास बनता है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? बाय बीटा एलिमिनेशन। देखो बेटा इसमें होता क्या है, नहीं सिद्धार्थ, नॉट फॉर अ टर्मिनल एल्काइंस बेटा, नॉन टर्मिनल एल्काइंस ही अपने को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, नहीं प्लेटिनम वाला तो यूज कर सकते हैं बेटा जी। जो प्लेटिनम वाला है ना बेटा, वो तो नॉन टर्मिनल, जो लिंडलार कैटलिस्ट है वो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों के लिए हो सकता है बेटा जी, ठीक है ना। हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा जी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आता है एल्काइल हैलाइड से बनाना है। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा? एल्काइल हैलाइड से अगर हम लोगों ने एल्कीन बनाना है ना, तो हमें एलिमिनेशंस करना पड़ेगा, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशंस का मतलब क्या होता है वो समझिए। देखो सबसे पहले मैंने एल्काइल हैलाइड बना लिया। एल्काइल हैलाइड कौन सा बेटा है? CH3 CH2Cl एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है वो कार्बन अल्फा है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन अपने पास क्या? बीटा है, ठीक है, राइट। ओके, इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, इसके अंदर ना हम लोग एल्कोहलिक KOH को डाल देते हैं। माय डियर्स मेरी बात सुनना ध्यान से, जब एडिशन होती है तो एडिशन में क्या होता है, कोई चीज ऐड होती है, और जब एलिमिनेशन होता है तो उसमें से कोई चीज निकलती है। तो जब हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जब हमारे पास मैंने एल्काइल हैलाइड ले लिया जिसके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो होगा क्या, जब आप इसमें अल्कोहलिक KOH डाल दोगे ना, तो होगा क्या, बीटा पोजीशन से H निकल जाएगा और अल्फा पोजीशन से Cl निकल जाएगा। अगर ये निकल गया, आप सोचो क्या बचा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अरे भाई इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड रह गए, इसके साथ 3 बॉन्ड रह गए, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आप एल्काइल हैलाइड्स के अंदर एल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH को डालेंगे तो होगा क्या, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा होगा वो वाला कार्बन तो अल्फा है, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा? बीटा होगा। बीटा पोजीशन से H निकलेगा, अल्फा पोजीशन से Cl निकलेगा, HCl निकल के वहां पे कौन सा बॉन्ड डेवलप हो जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें मैंने अल्कोहलिक KOH को डाल दिया। अब जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है वो तो अल्फा है बेटा जी, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा है, ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है। क्या होता है इस रिएक्शंस के अंदर? बीटा पोजीशन से H निकलता है और अल्फा से Cl निकलता है, और उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। तो दोनों में से जिस मर्जी बीटा पोजीशन से निकाल दूं बेटा जी, तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना अपने पास, ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट ही बनेगा ना। मतलब बनेगा तो प्रोपीन ही बनेगा ना, चाहे मैं लेफ्ट वाले बीटा से निकाल दूं चाहे राइट वाले बीटा से निकाल दूं, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा बेटा अपने पास, ठीक है। हाँ, अगर मान लो मेरे पास ऐसा एल्काइल हैलाइड होता जो अनसिमेट्रिकल होता, ठीक है। अगर मान लो ये एल्काइल हैलाइड है हमारे पास और इसमें हम लोगों ने अल्कोहलिक KOH को डाल दिया, देखिए क्या है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन है वो तो अल्फा है, ये वाला कार्बन बीटा 1 मान लो, इसको बीटा 2 मान लो,
अब बताओ कितने टाइप के बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है? 2 बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है ना बेटा जी? तो अपने पास 2 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ना। एक पॉसिबिलिटी है भी एलिमिनेशन बीटा 1 से हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी एलिमिनेशन बीटा 2 से हो जाए। अगर बीटा 1 से एलिमिनेशन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ब्यूट 1 इन बनेगा, और अगर बीटा 2 से एलिमिनेशन होता है तो ब्यूट 2 इन बनेगा। अगर बीटा 1 से होता है तो ब्यूट 1 इन बनेगा, और अगर बीटा 2 से एलिमिनेट होगा तो ब्यूट 2 इन बनेगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसमें ना बेटा जी, इसमें ये जो एल्कीन बना है, ये एल्कीन लेस स्टेबल है ना अपने पास, लेस स्टेबल एल्कीन है ना। जीओसी में क्या बताया था? ये जो एल्कीन बनता है डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है बेटा? अल्फा होता है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और ये वाला जो एल्कीन है ये मोर स्टेबल है, क्योंकि एल्कीन की स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती होती है वो नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करती है। तो ये भी कार्बन अल्फा और ये भी अल्फा हुआ, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। इसका मतलब जो सेकंड वाला है, जो सेकंड वाला एल्कीन है वो फर्स्ट वाले से ज्यादा स्टेबल है बेटा जी। तो ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले वाला ये माइनर बनेगा और सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? मेजर होगा। सेकंड प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। राइट एवरीवन? मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया ये। अब देखो बेटा, पढ़ तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हैं, अब इसके प्रॉपर मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि आप लोग +2 के अंदर करोगे। ठीक है, इस रूल को बेटा सेडजेफ रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेडजेफ रूल। लिखो, यहाँ पे सेडजेफ रूल बोला जाता है। सेडजेफ रूल क्या कहता है? कहता है ड्यूरिंग elimination reactions, during elimination reactions, when two or more when two or more alkenes are possible, when two or more alkenes are possible, that alkene will be a major product. Alkene will be a major product which is which is which having more number of alpha H, which having more number of alpha H। क्लियर बेटा जी? सेडजेफ रूल समझ आ गया? तो कहते भी वो वाला एल्कीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा एच क्या होंगे माय डियर? ज्यादा होंगे। सेडजेफ के बेटा, विदो सेडजेफ के बोल रहे हो बेटा? SAYTZEFF, सेडजेफ। ओके, चलो अब यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लो। क्या है? एल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, अगर हम आर ग्रुप को सेम रखते हैं बेटा जी, तो अगर अगर आयोडीन वाला ग्रुप लगा होगा, अगर हेलोजन आयोडीन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन Br की, देन Cl की, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा फ्लोरीन वाला। ठीक है जी। अगर R डिफरेंट है, अगर R ग्रुप ही डिफरेंट है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। बताया हुआ है ना एल्काइल हैलाइड की डिग्री के बारे में। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री बेटा सबसे लास्ट में 1 डिग्री आएगा। ओके डियर, चलो तो ये वाली प्रेपरेशंस भी अपनी डन है। अब नेक्स्ट जो प्रेपरेशंस आती हैं वो आती है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। थर्ड प्रेपरेशन है फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। अब उन्हें विसिनल डाइहैलाइड से प्रिपरेशंस को देखना है। बेटा यहाँ पे विसिनल 2 वर्ड्स यूज होते हैं। एक वर्ड यूज होता है जेम
और एक वर्ड यूज होता है विस। जेम वर्ड कब यूज होता है? जब एक ही कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप लगे तो जेम होता है। जब एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप लगे हो तब वर्ड यूज होता है विसिनल। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेम कार्बन के साथ एक ही एटम के साथ दो सेम ग्रुप लग गए तब वर्ड यूज होगा जेम। अगर एडजेसेंट वाले कार्बन के साथ सेम ग्रुप लगा होगा तब वहां पे वर्ड यूज होगा विस। ओके एवरीवन, चलो देखो अब कैसे करेंगे। अब मान लो मेरे पास CH2 यहाँ पे लगा हुआ है, मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड है। विसिनल डाइहैलाइड मतलब CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये विसिनल डाइहैलाइड है। इसमें हम लोगों ने जिंक डाल दिया। ठीक है, जिंक डाल दिया तो ओके ओके हर्षित कर रहा हूँ बेटा, नंदन कर रहा हूँ, एक मिनट। लो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लो नोट डाउन। ठीक है डन। चलिए देखो, हाँ जी, ये विसिनल डाइहैलाइड्स हैं। अगर आप विसिनल डाइहैलाइड्स में ना जिंक डाल देंगे हम लोग तो क्या होगा, जिंक क्या करेगा, यहाँ से दोनों Br को बाहर निकाल लेगा। मतलब क्या बाहर चला गया, ZnBr2 बाहर चला गया और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। वो तो ये आना है, आना ही आना है, क्योंकि कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने हैं, चार तो पूरे करने ही करने हैं उसने यार, ठीक है ना। तो ये था नेक्स्ट प्रिपरेशन। लास्ट प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, और अगर एल्कोहल से हम लोगों ने बनाना है वो है बाय डिहाइड्रेशन। एल्कोहल से एल्कीन बनाने का जो मेथड है उसको बुलाते हैं बाय डिहाइड्रेशन। अगर डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो DE का मतलब क्या होता है, रिमूवल, और हाइड्रेशन का मतलब होगा यहाँ पे वाटर। जब आप एल्कोहल में से वाटर को निकाल दोगे तब हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अल्कोहल है, ये अल्कोहल था, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। कंसंट्रेटेड डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है और हीट करना है। एग्जैक्टली जैसे एल्काइल हैलाइड से बना था ना, एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा। यहाँ पे बेटा अल्फा, इसको बीटा, जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो अल्फा होगा और उसके साथ वाला कार्बन बीटा होगा। तो क्या करेंगे, क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। अगर H2 बाहर निकल गया तो क्या बना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, हमारे पास एल्कीन का फॉर्मेशन, इट गिव्स एल्कीन। क्लियर एवरीवन। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर है बेटा, वैसे किया था। अब जैसे मान लो यहाँ पे अल्कोहल आ जाए, ये सिमेट्रिकल अल्कोहल है कि अनसिमेट्रिकल है, इट इज अनसिमेट्रिकल अल्कोहल माय डियर, है ना। तो इसके बाद दो डिफरेंट टाइप के बीटा है, ये अल्फा हो गया, इसको बीटा 1 बना लो तो इसको बीटा 2 बना लो। जब आप इसमें से एलिमिनेट करोगे तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बीटा 1 के थ्रू, एक बीटा 2 के थ्रू। अगर बीटा 1 के थ्रू एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा ब्यूटूइन। अगर बीटा 2 के थ्रू एलिमिनेट करोगे तो बनेगा ब्यूट1इन, इट विल गिव ब्यूट1इन। बताओ कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, फर्स्ट वन विल बी मेजर प्रोडक्ट और सेकंड विल बी माइनर प्रोडक्ट। ओके, चलो IIT का क्वेश्चन दूं, इतना बता के +2 में तो क्या करोगे, मैकेनिज्म सीखोगे ना, यहाँ पे तो +1 में आपको स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ। चलो IIT का क्वेश्चंस करो, कर दूं आगे, मूव कर दूं। चलो इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओ। अगर मान लो मेरे पास ये यहाँ पे था और ये यहाँ पे OH लगा हुआ है और इसमें मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया और उसको हीट कर दिया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ।
इसका मेजर प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो देखो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये बनेगा माइनर, ये बनेगा मेजर। सही है बेटा? बोलो। नहीं बना पाए? अरे बन गया होगा यार, यही बोला था मैंने। ये जो अल्फा हो गया ये बीटा हो गया बेटा जी। तो बीटा पोजीशन से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो वाटर निकल गया, डबल बॉन्ड आ गया। चलो बेटा जी अल्फा चेक कर लो ना। देखो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ ये अल्फा है, तो ये वाला कार्बन भी बीटा है, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया। इसको बीटा 1 माना लो, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा 2, ये भी बीटा 2, ये भी बीटा 2, क्योंकि दोनों तरफ से जहां मर्जी से निकाल दो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। क्या कहते हो, क्लियर है? वेरी गुड। हाँ जी, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लीजिए बेटा जी। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हुआ है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, राइट। चलो अब हमारे पास प्रेपरेशन वाला पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे सबसे पहले एक चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को समझ मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट कर पाओगे, इजी हैं। डोंट बी पैनिक, पैनिक नहीं होना, पहले समझने की कोशिश करनी। देखो अगर आपके पास मान लो एल्केन है बेटा, मेरे पास CH4 है, और CH4 में मैं बोलूं भी H2 आ जाए, मैं उसको ऐड कर दूं, तो नॉट पॉसिबल। आपको क्या बोला था, नो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल। जो एल्केन होते हैं, एल्केन के अंदर कोई एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती बेटा। बट क्या बताया था भी, अगर मान लो कोई एल्कीन आ जाता है, अगर कोई एल्कीन है, इसमें अगर हम H2 को डाल देंगे तो हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। और आपको बताया था भी एडिशन रिएक्शंस कहाँ पे पॉसिबल होती हैं, वेयर अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, पॉसिबल वेयर अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज किसके पढ़ रहे हैं बेटा, एल्कीन्स की पढ़ रहे हैं। तो एल्कीन में तो क्या है हमारे पास, क्या बोल सकते हैं, एल्कीन के अंदर तो अनसैचुरेशन है। इसका मतलब जो एल्कीन है ना, देयरफॉर एल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस। तो एल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शंस, इसलिए एल्कीन के अंदर बेटा एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। जैसे देखो पहले आ जाए एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ H2 बोलो, ये तो ऑलरेडी डन है, कर चुके हैं हम लोग। क्या बोला था, कोई भी एल्कीन ले लो, उसमें H2 डाल दो, बनाया था, कल किया था यार,
निकल प्लेटिनम प्लेटिनम डाल दो और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अपने पास, राइट? याद आया ये चीज? हाँ या ना? तो अगर एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन डालेंगे तो एल्कीन एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद आया कल प्रेपरेशन ऑफ एल्केन के अंदर ये बात बताई थी मैंने आपको। मैं यहाँ पे ये चीज डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना भी, जो एल्कीन है उसके अंदर एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल है बेटा जी। ओके, सेकंड क्या आता है? एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Br2 दो। अब Br2 के एडिशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखो। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ पे वो बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई एल्कीन है, ठीक है, अब यहाँ पे आपने Br2 डाल दिया और Br2 को डाल रहे हैं यहाँ पे, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, मान लो CCl4 ले लिया, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। कौन सा? नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लो कोई भी जिसके डायपोल मोमेंट 0 हो। तो क्या होगा? अब जैसे ऊपर H2 था, H2 जब H2 से रिएक्ट कराया था, H2 डबल बॉन्ड पे जाकर ऐड हो गया था। वैसे ये जो Br2 है बेटा, ये भी डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाएगा। और अगर डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब बोलेंगे सर इसमें ऐसा क्या था, ये तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। इसके इंपॉर्टेंस बेटा ये है कि इसके ना ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं, ये ब्राउन कलर के वेपर्स होते हैं इसके, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये कलरलेस हो गया। इसका मतलब अगर मैंने तो मैं इस रिएक्शंस को एल्कीन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकता हूँ ना बेटा जी। इस रिएक्शंस को मैं एल्कीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकता हूँ ना। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस रिएक्शन used as टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। मतलब अगर मैंने ये आइडेंटिफाई करना हो कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन है या नहीं है, तब बेटा मैं इसको यूज करूंगा। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एल्कीन था, एल्कीन में अगर मैं Br2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे पास एल्केन CH2Br CH2Br बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? इसके तो पहले ब्राउन कलर के वेपर्स थे, इसके तो ब्राउन वेपर्स थे, और यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा? कलरलेस बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ब्राउन कलर डिस्चार्ज हो गया बेटा यहाँ पे। अगर मैं इस रिएक्शंस को कैरिड आउट करता हूँ तो इससे क्या हो रहा है? अगर एल्कीन में Br2 डाल रहा हूँ तो ब्राउन वेपर से क्या हो रहा है बेटा? वो कलरलेस बन रहा है। तो जिससे हो क्या रहा है तो कलर जो ब्राउन कलर वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो क्या बता रहा है? अभी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ पे एल्केन होता, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता, और उसमें अगर मैं Br2 डाल देता तो मेरे पास यहाँ पे नो रिएक्शन होता। नो रिएक्शन होने का मतलब ब्राउन कलर का ब्राउन कलर ही रहता मेरे पास। तो अगर सपोज करो मैंने मेरे पास मान लो एक यहाँ पे कंटेनर है, इसके अंदर एक एल्केन प्रेजेंट है, एल्केन है और एल्कीन है, ठीक है। एक कंटेनर है, मेरे को नहीं पता इसके अंदर एल्केन है कि एल्कीन है। मैंने अगर आइडेंटिफाई करना है भी कौन प्रेजेंट होगा इसके अंदर, एल्केन है या फिर एल्कीन है, तो क्या मैं Br2 टेस्ट की हेल्प से कर सकता हूँ आइडेंटिफाई? बोलो, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या करेंगे? इसके अंदर Br2 का एडिशन कर देंगे यार। अगर Br2 डालने से ब्राउन कलर क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब कंपाउंड के अंदर एल्कीन है। अगर हमारे पास मान लो अगर ब्राउन कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, ब्राउन कलर का ब्राउन कलर ही रहा, तो इसका मतलब एल्केन है बेटा जी अपने पास। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following can be distinguished by ब्रोमीन टेस्ट? इनमें कौन कौन सा जिसको हम लोग ब्रोमीन टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेटा? पहला आता है हमारे पास इथेन है, इथेन एंड इथीन, इसको कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है इथेन एंड प्रोपीन, इथेन एंड मान लो इथाइन है। थर्ड मेरे पास है इथीन एंड इथाइन। बताओ इनमें से किसको हम लोग Br2 टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? देखो बेटा, डिस्टिंग्विश करने की स्ट्रेटजी क्या होती है? डिस्टिंग्विश करने के लिए
डिस्टिंग्विश तब किया जा सकता है जब एक रिएक्ट करे दूसरा रिएक्ट ना करे। अब ये वाला तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, ये कर जाएगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएंगे बेटा जी। इथेन रिएक्ट नहीं करेगा, इथाइन रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि इसमें भी अनसेचुरेशन है, तो ये भी बेटा डिस्टिंग्विश हो जाएंगे यार। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ही रिएक्ट कर जाएंगे। अगर दोनों के दोनों रिएक्ट कर गए तो बेटा डिस्टिंग्विश नहीं ना हो पाए, तो आप कैसे बता पाओगे भी एल्कीन है कि एल्काइन है, इथीन है कि इथाइन है, आप बता ही नहीं पाओगे। क्या कहते हो, नहीं बता पाओगे ना यार। क्यों नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मेजरली दोनों के दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और डिस्टिंग्विश करने के लिए स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा जी, एक रिएक्ट कर रहा हो दूसरा रिएक्ट ना कर रहा हो, तभी हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, राइट, ओके, वेरी गुड। चलिए ऐसे बेटा जी, इसमें जैसे मैंने Br2 डाला था, ऐसे Cl2 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास कभी भी ऐसी रिएक्शन आ जाती है, एल्कीन है हमारे पास, यहाँ पे बना हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें क्या डाल दिया, Cl2 डाल दिया, और यहाँ पे CCl4 है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैंने तो Br के साथ पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड था इसके दोनों कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, Cl अटैच। राइट एवरीवन, बहुत बढ़िया यार। चलो ये भी ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो 2 एडिशन रिएक्शंस हमारी पास कंप्लीट होगी बेटा जी। अब जो थर्ड एडिशन रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। देखिए इसमें हम लोगों ने करना क्या है, बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग इसको कंसीडर करके चलते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स को शॉर्ट में हम लोग HX के साथ लिखते हैं। तो HX हमारे पास क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे HI भी हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। जनरली फ्लोरीन को यूज नहीं करते, ठीक है, HI, HBr और HCl को यूज कर सकते हैं। हाँ, अब ये इतनी जबरदस्त रिएक्शंस क्यों हैं, अब इसके बारे में, इस पर 10 मिनट लगेंगे अपने को समझने में आराम से। इसमें ना, जैसे ऊपर वाला बेटा जिसके साथ मैं रिएक्ट करवा रहा था, जैसे मालूम है Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहा था, वो Cl2 तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, पर अगर हम HX के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो HX में बेटा H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और X के ऊपर नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, जो HX है बेटा वो पोलर मॉलिक्यूल है अपने पास, HX इज अ पोलर मॉलिक्यूल, H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब एडिशन कैसे पॉसिबल होता है इनका, तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस होती है। क्या होती है इनमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। और जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है ना, वो एक रूल के अकॉर्डिंग होती है, दैट रूल इज नोन एज द सेट्जेफ रूल। कौन सा रूल, सेट्जेफ रूल। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास अगर कोई पोलर पार्ट आता है ना, उसका जो एल्कीन पे एडिशन होता है उसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस बोलते हैं, वो बताऊंगा क्यों बोलते हैं। और उनका जो इलेक्ट्रोफिलिक जो एडिशन होता है वो बेटा सेट्जेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो सेट्जेफ रूल क्या कहता है, कहता है जी, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई एल्कीन था, ये एक नॉर्मल एल्कीन था, इसके अंदर मैंने HX डाल दिया, ठीक है, तो HX क्या था, H पॉजिटिव और X नेगेटिव में टूट गया। तो हाँ बताऊंगा, बेटा बताऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक भी बताऊंगा, सब चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी 10 मिनट के बाद आप मेरे से डाउट्स पूछेगा, मुझे पता है आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मैं एग्जाम्पल 1 लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या किया, इथीन लिया और इथीन को मैंने HX के साथ कंबाइन करवा दिया। जैसे ही इथीन को HX के साथ कंबाइन करवा रहा हूँ, तो बेटा मेरे को क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, एक कार्बन के साथ तो H लग जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ X ग्रुप लग जाएगा। ये तो अपने को पता ही है, क्योंकि एल्कीन के अंदर तो एडिशन रिएक्शंस होती हैं। तो एक कार्बन के साथ H लग गया, दूसरे कार्बन के साथ X लग गया, तो अपने पास हेलो एल्कीन्स बन गया फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मान लो सेकंड एग्जांपल मेरे पास ये होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम लोग HX का एडिशन कर देते हैं। अब दिक्कत आ गई, अब दिक्कत क्या आई, ये जो एल्कीन है ना, ये अनसिमेट्रिकल है।
अब दिक्कत आई भी एक्स को कौन से कार्बन के साथ अटैच करूं, फर्स्ट वाले के साथ या सेकंड वाले के साथ, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले के साथ अटैच करेंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, सेकंड वाले के साथ अटैच करेंगे तो प्रोडक्ट अलग बनेगा। सेडजेफ रूल क्या कहता है, कहता भी जब एडिशन हो रही हो तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको उस कार्बन के पास लेकर जाओ जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो एडिशन तो डबल बॉन्ड पे होगी। इस कार्बन को चेक करो, इसके पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, ओनली एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, इसके पास तो ओनली एक हाइड्रोजन है अपने पास। ओह सॉरी 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 सॉरी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, ठीक है, तो अपने पास ये जो कार्बन है बेटा इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। और सेडजेफ रूल क्या कहता है, कहता है जो अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना उसको वहां पे लेके जाओ जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब जिसके पास कम हाइड्रोजन उसके पास नेगेटिव वाला जाएगा और पॉजिटिव वाला उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। ओके, तो H पॉजिटिव ये वाले कार्बन के पास चला जाएगा, तो जिससे जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो हमारे पास सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। CH3 CH यहाँ पे लगेगा X और लास्ट वाले कार्बन के साथ भी CH3। इस रूल को बोला जाता है बेटा सेडजेफ रूल। तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल हाँ जी बेटा जी, तो क्या बोलता है अकॉर्डिंग टू सेडजेफ, सेडजेफ क्या बोलता है, ड्यूरिंग एडिशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट during addition of attacking reagent to unsymmetrical alkene negative part will goes to that carbon atom which carry lesser number of hydrogen atom। तो कहता नेगेटिव पार्ट उस अटैकिंग रिएजेंट के पास जाएगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? तो पहले रूल समझ आ गया बेटा जी, ठीक है, फिर कहना क्या चाहता है। राइट देखो अब इसको कैसे करना है, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स और करके आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास ये था CH3CH टू सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हम लोगों ने मान लो HCl का एडिशन करना है। तो एडिशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, पॉजिटिव उसके पास जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है।
ठीक है, क्योंकि एडिशन तो डबल बॉन्ड पे ही होती है ना, सिंगल बॉन्ड पे तो एडिशन नहीं होती, तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को ही देखना होता है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारे पास हो रहा है, और इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन। फाइनल प्रोडक्ट इज 2-क्लोरोब्यूटेन। क्लियर, बात समझ आई यहाँ तक? ओके। हाँ जी, ऐसे स्टूडेंट्स देखो एक और बता देता हूँ, काफी बढ़िया प्रॉब्लम है। जैसे मान लो ये वाला केस था अपने पास, ठीक है, यहाँ पे मैंने HCl का एडिशंस करना है और मैंने ये देखना है भी फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा। तो क्या देखेंगे, देखो जो एडिशन होगा उसके लिए ये दो कार्बन को ही देखना पड़ेगा जिनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो अगर इस कार्बन को देखते हैं तो इसके पास तो एक हाइड्रोजन अटैच है। अगर ऊपर वाले कार्बन को देखता हूँ तो उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 0 हैं। तो आपको क्या बताया था, आपको ये चीज बताई गई थी भी नेगेटिव को वहां पे लेके जाना है जहां पे हाइड्रोजन एटम कम है। तो डेफिनेटली ये जो कार्बन होगा इसके साथ बेटा Cl लगेगा और इसके साथ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लग जाएगा और डबल बॉन्ड हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट। राइट एवरीवन, बात क्लियर हुई? पहले बताओ विदुल, क्लियर है बेटा यहाँ तक? सेट आपको एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं क्या गलती कर गया, बहुत मेरे को अभी दिमाग में आया। ओहो बेटा, सेट्सफ तो मैं पहले बता चुका हूँ ना आप लोगों को। यस सर। ओए होए यार, शिट, कितना बड़ा ब्लंडर हो गया यार। यार मार्कोनिकॉफ रूल होता है ये। ओहो, तो आपने किसी ने बोला क्यों नहीं यार मेरे को? सर लेसर नंबर ऑफ अगर एच एटम्स उससे अटैच होंगे तो ज्यादा कार्बन हो सकते हैं, तो उससे ज्यादा अल्फा एच हो सकते हैं। हाँ नहीं, मतलब इस रूल का नाम बेटा सेट्सफ नहीं है, इस रूल का नाम मार्कोनिकॉफ रूल है बेटा जी। ओहो, दैट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। क्योंकि सेट्सफ रूल तो बेटा वो बताता है ना, वो वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे बेटा जी। राइट यार, अच्छा आपको ऐसा था भी वो सेट्सफ दो स्टेटमेंट दे सकता होगा, ऐसा नहीं है बेटा जी। इस रूल को चेंज करो, इसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। मैं कहाँ, हाँ जी, ठीक है, ये समझ आया। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ भी, अगर हम लोग सेट्सफ की बात करते हैं बेटा जी, सेट्सफ के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने ये स्टडी किया था भी, ये सेट्सफ रूल था भी जिसमें हमने ये स्टडी किया था भी, जो अगर हम लोग एलिमिनेशंस करेंगे और अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एल्कीन पॉसिबल होंगे तो वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे। ठीक है, ये सेट्सफ ने बात की थी। अब यहाँ पे हम लोग एडिशंस कर रहे हैं, तो एडिशंस के लिए कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनिकॉफ रूल होगा। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है भी अगर हम लोग एडिशंस करेंगे तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ओके, क्लियर है? राइट, अब देखो अब इसका रीजन सोचने की कोशिश करते हैं भी ऐसा क्यों है, वाई, क्यों जो एडिशन होती है वो जनरली मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होती है। देखिए बेटा जी, अब इसके रीजंस के लिए मुझे कोई भी एक स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर लो। ठीक है, नंदन चाहे तू अनम्यूट कर ले, आजा बेटा जल्दी फटाफट। यस सर, गुड देखो, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दो बेटा यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है, एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक वर्ड यूज होता है बेटा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके सर। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लविंग। फाइल का मतलब क्या हो गया, लविंग। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया बेटा, नेगेटिव लविंग हो गए। ओके, ओके सर। इलेक्ट्रॉन लविंग नेगेटिव लविंग होंगे उनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो नेगेटिव लविंग कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। ठीक है, ओके। न्यूक्लियो का मतलब क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। फाइल का मतलब क्या हो गया, लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया, पॉजिटिव लविंग हो गए। पॉजिटिव लविंग कौन होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा। राइट, यस सर। यस। ओके। अब समझ, अब हम लोग ये रीजन देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल ही हमेशा क्यों फॉलो किया जाता है। देख डियर, तेरे पास ये था, ये एल्कीन था तेरे पास, राइट? ओके,
अब हमने क्या किया, अब सोच सबसे पहले इस एल्कीन में इसमें पाई बॉन्ड है, तो जहां पे भी पाई बॉन्ड होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, राइट? ओके, जो Yes, पाई sir. बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। अब क्या पॉसिबिलिटीज है? अब पॉसिबिलिटीज है भी, अब हम लोग अटैक इस पे किसके ऊपर करा रहे हैं बेटा? एच का अटैक करवा रहे हैं। तो Yes, एच sir. में तो बेटा H पॉजिटिव और X नेगेटिव है डियर, राइट? ओके, तो Yes, sir. क्या पॉसिबिलिटी है भी जो डबल बॉन्ड है इस ये किसके ऊपर, डबल बॉन्ड का अटैक किसके ऊपर होगा बेटा? H पॉजिटिव अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, Yes, sir. क्योंकि डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच पे कौन अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होगा। इलेक्ट्रॉन्स लविंग कौन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 0 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है बेटा अपने पास? Yes, sir. ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है भी डबल बॉन्ड किसके ऊपर अटैक कर दे? H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर दे, राइट? Okay. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी बेटा जी। हो सकता है H बेटा सेंटर वाले कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाए। ये Yes, जो sir. पॉजिटिव अगर सेंटर वाले कार्बन के साथ जाके जुड़ेगा तो टर्मिनल वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर। अगर यही वाला H पॉजिटिव मान ले लास्ट वाले कार्बन के साथ जाकर जुड़ जाता है तो सेंटर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी सर। मेरी बात समझ आई? इसको आगे मैं सर। ऐसे कर रहा हूँ बेटा, इसको ऐसे कर रहा हूँ, CH3 मान ले CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है? इसके ऊपर H पॉजिटिव आया, मैंने क्या किया, ये डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पे ले गया, यहाँ पे ले गया, तो मेरे पास क्या बना, ये जो लास्ट वाला कार्बन है उसके ऊपर लोन पेयर और नेगेटिव आ गया कि नहीं आया बेटा? आ गया। हाँ जी सर। तो इसके ऊपर अब H पॉजिटिव का अटैक हो गया और सेंटर वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस सर। तो आपको ये समझ आया ये पॉजिटिव कैसे अपीयर हो रहा है? देखो हाँ जी देखो सर। ध्यान से सोच के देखो ना। अगर H पॉजिटिव को, अगर H पॉजिटिव मान लो ये वाले कार्बन पे अटैच कर रहा है, कौन से वाले? सेंटर वाले पे, राइट? तो सेंटर वाले कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए ना, और जो टर्मिनल वाला कार्बन है उसके साथ 3 बॉन्ड रहेंगे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर H पॉजिटिव लास्ट वाले कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है तो लास्ट वाले कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, तो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ये बात क्लियर हुई बेटा सबको? यस सर। ओके, राइट, ठीक है। अब सोचो, देखो ध्यान से, अब ये कौन सा इंटरमीडिएट है बेटा? कार्बोकेटाइन है बेटा जी, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, राइट? और इसमें भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना कि नहीं बना? हाँ या ना? अच्छा, ये जो कार्बोकेटाइन है ऊपर वाला 1 डिग्री है बेटा जी, नीचे वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, नीचे वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, ओके? और 1 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बेटा लेस स्टेबल है अपने पास, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो हम लोगों को आती है यार। हमने ये स्टडी किया था भी जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। या फिर आप ये समझ के चलो, इसके पास अल्फा एच कितनी है? सेकंड वाले के पास जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है इसके पास अल्फा एच का नंबर 6 है, और जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है उसके पास अल्फा एच सिर्फ 2 है। तो जितने अल्फा एच ज्यादा होते हैं उतना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। क्या बोलते हो? क्लियर यहाँ तक? इसका मतलब एल्कीन में ये जो एडिशन हो रही है बेटा जी, अब क्या बना, एक बना मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एक बना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी बनेगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव के ऊपर कौन अटैक कर जाएगा बेटा? एक्स नेगेटिव अटैक कर देगा। अगर एक्स नेगेटिव अटैक करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3X सिंगल बॉन्ड CH3। तभी ये वाला प्रोडक्ट मेजर बन रहा है ना बेटा जी? बोलो, ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा ना बेटा? भाई ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन नहीं हो रही क्या? नंदन, ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन किया मैंने, देख। हाँ जी सर। क्योंकि एक्स को मैं उस कार्बन एटम के पास लेकर गया हूँ जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यस सर। क्लियर? तो समझ आया मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा फॉलो क्यों होता है बेटा जी? हाँ जी सर। मार्कोनिकॉफ रूल के फॉलो होने का रीजन क्या है भी? ये जो रिएक्शंस होती है
ये कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू होती है बेटा? कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होती है, Yes, sir. राइट। और जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड होगा वो वाला प्रोडक्ट बेटा मेजर बनेगा। Yes, sir. और कार्बोकेटाइन कहाँ पे स्टेबल होगा? जिस कार्बन के साथ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम जुड़े होंगे। Yes, sir. और जिस कार्बन के साथ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन जुड़े होंगे तो अंडरस्टूड है उसके साथ हाइड्रोजन कम होंगे। हाँ जी सर। तो वही तो बेटा मार्कोनिकॉफ था। ओके सर। बताइए बेटा, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मार्कोनिकॉफ रूल लिख लीजिए। मार्कोनिकॉफ इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाता है और मार्कोनिकॉफ के दौरान ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से हम हमेशा जो एडिशंस करते हैं वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही करते हैं, राइट। चलिए आगे मूव करते हैं अब हम। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हाँ बस यहाँ तक क्लियर। अब बेटा इसको देखो, अब ये हो गया। अब क्या होता है रिएक्शंस के ना, जब आप +2 में काइनेटिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप ये देखोगे, कई बार ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं। जो पहले वाला स्टेप है बेटा वो हमारे पास स्लो स्टेप होता है। जो स्लो स्टेप होता है वो RDS होता है। RDS का मतलब होता है बेटा रेट डिटरमाइंड स्टेप। रेट डिटरमाइंड स्टेप। रेट डिटरमाइंड स्टेप का मतलब क्या होता है भी? वो स्टेप जिस पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी। ये रिएक्शन ना 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में किसका अटैक होता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। जिस स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है वो इस रिएक्शन का RDS है। RDS का मतलब वो स्लो स्टेप है इस रिएक्शन का। और जिसके अंदर न्यूक्लियोफाइल वो X नेगेटिव का अटैक होता है, वो वाला स्टेप बेटा फास्ट स्टेप होता है। और किसी भी जो रिएक्शंस का जो रेट है ना वो हमेशा इस पे डिपेंड करेगा भी रिएक्शन का स्लो स्टेप कौन सा है। ये आपको +2 के अंदर बताया जाएगा। आपने अभी तक याद रखना है भी जो स्लो स्टेप होगा ना उसको रिएक्शन का RDS बोला जाता है। RDS का मतलब वही स्टेप बताएगा भी कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, कौन सी रिएक्शन स्लो हो रही है। ठीक है, फास्ट स्टेप में कुछ मर्जी होता रहे, उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। अब देखो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस क्यों बोला गया? क्योंकि एल्कीन के अंदर जब आप एडिशंस कर रहे थे तो RDS के अंदर किसका अटैक हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। तो RDS में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने की वजह से इस रिएक्शंस को हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोल दिया। राइट एवरीवन? तो ये था हमारे पास मार्कोनिकॉफ रूल का रीजन कि मार्कोनिकॉफ रूल हमेशा हमारे पास फॉलो क्यों किया जाता है। अब देखो एक IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डिफिकल्ट है पर अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वाला केस आ जाता है। फ्रेंड्स लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। इसमें हम लोगों ने HBr की एडिशंस करनी है और हम लोगों को बोल दिया भी मेजर प्रोडक्ट बनाओ, कौन सा बनेगा। अच्छा, अब आपको मैंने मैकेनिज्म बताया था। सबसे पहले क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट डियर। तो इसका मैकेनिज्म कैसे करोगे, कैसे प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे? इसके ऊपर सबसे पहले किसका अटैक होगा? H पॉजिटिव का अटैक होगा। आपको मैंने बताया भी एल्कीन के अंदर जो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा? H पॉजिटिव है, तो H पॉजिटिव का अटैक होगा। तो H पॉजिटिव कहाँ पे अटैक करेगा? वहां पे अटैक करेगा जहां पे अटैक करने पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बने। तो माय डियर ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे मोर स्टेबल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए। इसका मतलब जो H का एडिशन होगा वो लास्ट वाले कार्बन के ऊपर होगा। यहाँ पे करना पड़ेगा ना, लास्ट वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। लास्ट वाले कार्बन के साथ अगर H का अटैक करवाऊंगा तभी ये जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वहीं पे कार्बोकेटाइन बनेगा ना। क्या बोलते हो? राइट। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया मैंने यार, क्योंकि जितना कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा बनेगा यार, नेचुरल सी बात है। ये बन गया। अच्छा अब सोच के देखो, अब दिमाग लगाओ। ये
क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपको याद है मैंने एक आपको कार्बोकेटाइन के अंदर हम लोगों ने रीअरेंजमेंट किया था, तो इसके अंदर बेटा 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट पॉसिबल है ना। तो 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट में क्या होगा, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव होता है उसको 1, उसके साथ वाले कार्बन को 2, तो यहाँ से H नेगेटिव माइग्रेट कर सकता है, जो आपको GOC के अंदर कराया था 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट। तो अगर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुंच जाएगा और यहाँ पे बनेगा CH2 CH3। ये जो ऊपर वाला जो कार्बोकेटाइन था, इसके पास अगर हम लोग अल्फा H को आइडेंटिफाई करें तो इसके पास जो अल्फा H का नंबर था वो तो टोटल 4 था। अब नेक्स्ट वाले के पास जो अल्फा H का नंबर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो रीअरेंज करके जो कार्बोकेटाइन बन रहा है काफी स्टेबल बन रहा है, तो तभी हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया है। अब इसके ऊपर किसका अटैक हो जाएगा, Br नेगेटिव अटैक कर जाएगा। तो अगर Br नेगेटिव अटैक करेगा तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन के साथ आकर बेटा Br वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी जिसके अंदर मैंने आपको रीअरेंजमेंट बता दी। हम तो क्या सोच के बैठे थे, बी एडिशन तो यहीं पे हो जाएगी, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड गिवन है यार। बिल्कुल, प्रोसेस तो वहीं से स्टार्ट हुआ ना, प्रोसेस वहीं से स्टार्ट होने पे कार्बोकेटाइन बन गया। अब कार्बोकेटाइन बना तो तब मैंने जब आपको कार्बोकेटाइन के बारे में बताया तो क्या बताया था कि जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी, और हमने तब तक रीअरेंजमेंट करनी है तब हम रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट तब पॉसिबल होगी अगर उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल है। तो रीअरेंज किया, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, वो जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल था वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, क्लियर है बेटा यहां तक? अमितोज समझ आई बेटा बात? मोहित, ज्योति, देव, क्लियर बेटा यहां तक? बहुत बढ़िया, यस सर। ग्रेट, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं। हाँ जी, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखो अगर आपके पास मान लो एल्कीन है, कुछ भी एल्कीन है, उसमें अगर मैं HBr का एडिशंस करूंगा, पहले तो मैंने HCl का एग्जांपल लिया, मैं HBr का एडिशंस कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, CH3CH Br सिंगल बॉन्ड CH3, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें HI ऐड कर देता हूं तो भी एडिशन किस रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगी। मतलब जो एडिशंस कैरिड आउट हो रही है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। हाँ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, अगर हमारे पास मान लो कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और उसमें हम लोग HBr को डाल रहे हैं, आप बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या है, तो ऊपर वाली रिएक्शन नहीं होगी। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया, HBr को डाल दिया, पर यहाँ पे साथ में पेरोक्साइड यूज कर दिया। पेरोक्साइड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस सिनेरियो में ना बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा बेटा, और एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। मार्कोनिकॉफ में तो नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाता था जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। इसमें बेटा जी नेगेटिव वाला पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो क्या होगा, Br नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम में, और पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br।
तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट्स बन गया। ठीक है, तो मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव समझ आया कि नहीं आया बेटा आपको? तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या लिखोगे? जैसे मार्कोनिकॉव में डेफिनेशन लिखी थी सेम बेटा एंटी मार्कोनिकॉव में लिख लो। मार्कोनिकॉव में क्या लिखा था? भी नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और एंटी मार्कोनिकॉव में ये लिख लो भी नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कोई स्टूडेंट ये मत सोचने लग जाना सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन 3 थे CH3 में, तो इसके पास नेगेटिव जाना चाहिए। वो पॉसिबल है ही नहीं यार। अरे क्यों? क्योंकि एडिशन तो डबल बॉन्ड पे ही होगी ना, सिंगल बॉन्ड को थोड़ा देखेंगे, राइट? तो बताओ लिख लोगे एंटी मार्कोनिकॉव? तो एंटी मार्कोनिकॉव में क्या लिखेंगे? नेगेटिव विल गोज टू दैट कार्बन which carry more number of hydrogen atoms. ओके, एक नोट बना के लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। AMR का मतलब बेटा एंटी मार्कोनिकॉव रूल, फॉलोड only when HBr present with peroxide। एंटी मार्कोनिकॉव बेटा सिर्फ तभी लगेगा अगर HBr किसके साथ प्रेजेंट है? पेरोक्साइड के साथ प्रेजेंट है। और किसी भी सिनेरियो में बेटा एंटी मार्कोनिकॉव रूल फॉलो नहीं होगा। एंटी मार्कोनिकॉव रूल सिर्फ तभी लगेगा अगर हमारे पास HBr के साथ क्या प्रेजेंट होगा? पेरोक्साइड प्रेजेंट। राइट एवरीवन? हाँ या ना बोलो यार, क्लियर है कि नहीं है बेटा? मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव क्लियर हो गए सबको? चले आगे, यहाँ तक डन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके राइट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट लिखिए बेटा जी, फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर। अब हमने वाटर की एडिशंस देखनी है, कैसे करेंगे देखो। मान लो मेरे पास एल्कीन है, एल्कीन में वाटर डाल रहा हूं, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो पता है एडिशन कौन से रूल के अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। AMR रूल नहीं, MR रूल, मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव रूल में क्या करो, वाटर को ऐसे तोड़ लो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो मार्कोनिकॉव क्या बोलता है? नेगेटिव उसके पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और पॉजिटिव उसके पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3 बेटा। लो क्या बन गया? स्टूडेंट्स सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या मानो भी क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, श्योर, बहुत बढ़िया यार, राइट, वेरी गुड। चलिए, तो एडिशन रिएक्शंस के बाद अब नेक्स्ट आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बेटा। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। एडिशन रिएक्शंस एल्कीन की डन है, अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। पहली ऑक्सीडेशन आती है हमारे पास कंबशन रिएक्शंस। फर्स्ट आती है कंबशन रिएक्शंस। क्या होगा, क्या बताया था कि कोई मर्जी हाइड्रोकार्बन आ जाए, जो मर्जी एल्कीन आ जाए, उसको अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने पे अपने पास क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर बन जाएगा।
जो मर्जी आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो जो मर्जी एल्कीन हो उसको अगर कंबशन करेंगे तो CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। सेकंड है बेटा ओजोनोलाइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार, एल्कीन की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ओजोनोलाइसिस, ठीक है डियर। अब देखिए क्या होता है, इसके बारे में समझना है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जी। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, मान लो अगर हमारे पास कोई भी एल्कीन है, उसको आप लोग ना ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे हम लोग। ओजोनोलाइसिस रिएक्शंस में कोई भी एल्कीन है उसको ओजोन से रिएक्ट करवाया जाएगा, और जब ओजोन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओजोन से रिएक्ट करवाने पे जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना वो टूट जाएगा, टूट गया। तो जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड था वो दोनों कार्बन एक झोंपड़ी सी बना लेंगे, मतलब इस तरीके से अटैच हो जाएंगे 3 ऑक्सीजन के थ्रू। कौन से कार्बन बेटा जी, जिन कार्बन में डबल बॉन्ड बना हुआ था उनका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा और दोनों कार्बन अलग हो जाएंगे। वो कार्बन 3 ऑक्सीजन के थ्रू, ओजोन के 3 ऑक्सीजन के थ्रू आपस में क्या हो जाएंगे, इस तरीके से झोंपड़ी बनाकर अटैच हो जाएंगे। इसको जो बोला जाता है इसको बोलता है ओजोनाइड। किसका ओजोनाइड, स्टार्टिंग वाला कंपाउंड इथीन था, तो जो स्टार्टिंग एल्कीन लिया वो इथीन था तो इसका नाम बन गया इथीन ओजोनाइड बेटा अपने पास। मतलब किसी भी एल्कीन को ओजोन से अगर रिएक्ट कराएंगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम होगा ओजोनाइड, ठीक है। तो ये इथीन ओजोनाइड बन गया। अब क्या करना है, इस इथीन ओजोनाइड में ना हम लोग जिंक प्लस वाटर डालेंगे, जिंक डालेंगे वाटर के साथ। तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा देखो, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्या होगा, जिस तरीके से बॉन्ड को तोड़ूंगा आपने भी वैसे तोड़ना है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ना, मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो बेटा ये वाला बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड। अगर बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से टूटा तो एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा बेटा, राइट। ऐसे बेटा ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा, कार्बन ऑक्सीजन वाला सेंटर से, तो इस बॉन्ड का भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और एक इलेक्ट्रॉन बेटा जी कार्बन के पास, ओके। एक बॉन्ड और टूटता है, वो कौन सा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से टूट जाएगा। तो क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास। तो बोलो क्या बना, अब सोच के देखो, कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था ये बेटा इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, वैसे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ वाले ऑक्सीजन के पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो क्या प्रोडक्ट बना अपने पास, कार्बन था, कार्बन था, कितने एच लगे हुए हैं, 2 एच लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं सर। और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया एल्डिहाइड। दूसरा क्या बना, ये इस तरफ वाले को देखो, कार्बन था उसके साथ 2 एच लगे हुए थे और उसका भी ऑक्सीजन के साथ कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ये सबसे ऊपर वाला ये बाहर निकल गया, ये जिंक के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, जिंक ऑक्साइड बना देगा। बोलो, ये दो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट्स बन गए। तो फाइनल प्रोडक्ट्स का नेम क्या बना अपने पास, मिथेनॉल, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। स्टूडेंट्स बात समझ आई। तो क्या बना, तो आप ओजोनलाइसिस को थोड़ा सा ध्यान से सोच के देखो, कितने ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, 3 ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। कितने ऑक्सीजन का एडिशंस कर रहे हैं, 3 ऑक्सीजन का एडिशंस कर रहे हैं, और 3 में से 2 ऑक्सीजन तो कार्बन के साथ ऐड हो रहे हैं बेटा जी, और एक जो ऑक्सीजन है वो जिंक के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बना के बाहर निकल रहा है। तो ओजोनोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिनके द्वारा हम लोग एल्कीन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो
आगे मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स को ये है सर, ये थोड़ा सा हमें मतलब पूरा कॉन्फिडेंस सा नहीं बना। बच्चों का ये मानना है बेटा वो तो होगा ही, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। मैं अभी आपको 2-3 एग्जांपल्स और दे देता हूँ इसके, ठीक है। देखो अब जैसे मान लो प्रोपीन कंपाउंड है अपने पास। अब मान लो मेरे पास प्रोपीन है। अब मैं इसमें पहले ओजोन डालूंगा। तो पहले स्टेप में बोलो क्या करोगे, जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, उन कार्बन को अलग कर दो। मतलब ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ दो। तोड़ दिया। उन दोनों कार्बन को कितने ऑक्सीजन के थ्रू बेटा जी, 3 ऑक्सीजन के थ्रू अटैच कर दो। कर दी। तो इसका नाम क्या बना, ये बन गया प्रोपीन ओजोनाइड। प्रोपीन ओजोनाइड बन गया। अब क्या करो, इस ओजोनाइड के अंदर जिंक और वाटर को डाल दो। तो जिंक वाटर डालने से बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड तोड़ना बताया था कैसे, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बिल्कुल सेंटर से टूटेगा बेटा जी। 3 बॉन्ड टूटते होते हैं, वो देख लो कौन कौन से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को सेंटर से तोड़ दो, क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन के पास। ये वाला कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सेंटर से तोड़ दो, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। क्यों हर्षित, क्लियर है ना। अब क्या करो, ये वाले बॉन्ड को भी सेंटर से तोड़ दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, सोचो। कार्बन का एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा, तो सिंगल बॉन्ड आएगा कि डबल डबल बॉन्ड आ जाएगा उसकी जगह पे। तो बोलो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने। एक प्रोडक्ट तो बना CH3C, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड O, इथेनॉल बन गया। और दूसरे प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा, C के साथ क्या लगे हुए हैं, 2H और लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। तो एक कंपाउंड अपने पास बन रहा है इथेनॉल और एक कंपाउंड अपने पास बन रहा है मिथेनॉल। बोलिए अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि अभी भी नहीं हुआ। यस सर, क्लियर हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स, बच्चों बोलो डन। ओके राइट, बहुत बढ़िया। अब क्या करने वाले हैं, इसका शॉर्टकट देखो यार। शॉर्टकट से तो आप खुश हो जाओगे यार। इसका शॉर्टकट क्या है, अमितोज बेटा, ये जो मैंने होमोलिटिक क्लीवेज की है, अमितोज का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कहता सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के बावजूद भी होमोलिटिक क्लीवेज कैसे हो रहा है। अमितोज ये बेसिकली ऐसा नहीं होता, ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका होता है। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका बेटा। यस सर। ओके हाँ, क्योंकि अभी हम लोग मैकेनिज्म की बात नहीं ना कर रहे +1 के अंदर। ओके ओके सर। देखो, तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, शॉर्टकट क्या करना है। शॉर्टकट में लिखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तोड़ो, C डबल बॉन्ड O जोड़ो, बस लो जी, ये शॉर्टकट है। क्या मतलब, अगर आपके पास किसी की भी ओजोनोलाइसिस करनी आती है, मान लो आपने करना क्या, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी शॉर्टकट। इसके बाद हम काफी कोशिश कर लेंगे इसके। यहाँ पे मान लो A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे लगा हुआ है D, यहाँ पे लगा हुआ है E, ठीक है। आपने क्या किया, पहले तो O3 डाल दिया, फिर आपने क्या डाल दिया, जिंक प्लस वाटर डाल दिया। मैं से फाइनल प्रोडक्ट पूछते हैं बनाओ। तो बेटा बनाने का तरीका क्या है, ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है इसको तोड़ दो। तोड़ दिया और दोनों कार्बन के साथ बेटा OO जोड़ दो, लो बन गया प्रोडक्ट। तो एक प्रोडक्ट क्या बना, AC डबल बॉन्ड OB, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा जी, DC डबल बॉन्ड O के साथ E। राइट एवरीवन, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दीजिए, उन दोनों कार्बन को अलग करके उनके साथ डबल बॉन्ड O को जोड़ दीजिए।
आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझे? आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब शॉर्टकट कर लिया तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन तो बनते हैं करने के लिए बेटा, है ना आप लोगों के। चलो करो, मैं आपको दे रहा हूं। पहला एल्कीन है, आपने फटाफट शॉर्टकट से प्रोडक्ट बनाने, शॉर्टकट से। ओजोन डाला, जिंक प्लस वाटर, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 में प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन में ओजोनोलाइसिस कर दीजिए। थर्ड, मेरे पास ब्यूटुइन है, ब्यूटुइन में ओजोनोलाइसिस कर दीजिए। मेरे पास साइक्लोहेक्सीन है, इसमें ओजोनोलाइसिस कर दीजिए। CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसमें ओजोनोलाइसिस कर दो। खतरनाक एग्जांपल, इसमें ओजोनोलाइसिस कर दो। 7th, इसमें ओजोनोलाइसिस कर दो। लीजिए करिए। पूरे 3 मिनट है इनमें ओजोनोलाइसिस करने के लिए। 7 एग्जांपल्स हैं, कम से कम 7 में से 6 तो सही होनी चाहिए बेटा।
हाँ जी बेटा बोलो, मैंने आंसर लिख दिया, बताओ सही है? कौन सा पूछना है इसमें आपने? इनमें से बताओ कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है? सर ये दोनों बेंजीन वाले और ये लास्ट वाला, बेंजीन नहीं है, सॉरी मतलब फोर्थ वाला और सिक्स्थ वाली रिंग। बेटा फोर्थ में तो बस ये करना भी, ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे यस सर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और लग जाएगा बेटा, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ ओके। सर और सेवंथ वाला भी बता दो। सेवंथ वाले में तो बेटा सिंपल, बस ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे और लग जाएगा, यहाँ पे और लग जाएगा। ठीक है सर, वो एक ही लिखा हुआ था तो। ओके नहीं, दो बन जाएंगे ना ऐसे। यस सर ठीक है, तो ठीक है। इसमें बेटा क्या करना है, सिक्स वाले में ये तोड़ दो, ये तोड़ दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, 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 देखो तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपने पास बेटा ऐसे दो। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड वाले में तो कुछ नहीं करना, थर्ड वाले में तो बेटा इसको तोड़ के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड और लगा दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड और लगा दो बेटा जी, तो ऐसे दो मोल ही बनेंगे, राइट? ओके चलो ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको अच्छे तरीके से? ओके है? अरे रिप्लाई में बहुत दिक्कत क्रिएट करते हो यार, चलो ठीक है बेटा जी, ओके स्टूडेंट्स।